So hello guys and welcome back to Clarify Knowledge and this is the episode 1 of 9 Hours History and Civic Series जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द चैप्टर यूनियन पार्लियामेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं यार, देखो अगर इफ यू आर जस्ट वाचिंग दिस वन शॉर्ट लेक्चर फॉर योर सेमेस्टर 1 बोर्ड एग्जाम्स देन आई कैन अश्योर यू कि हाँ तुम्हारे 7 to 8 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे just by watching this one short lecture and after that if you are just watching this कभी के लिए भी ठीक है एक अलग ही पर्सपेक्टिव से then in that case too मैं तुमको एक बहुत अच्छे तरीके से गारंटी दे सकता हूँ yes that इससे अच्छे तरीके से ये पूरा चैप्टर विथ ईच एंड एवरी डिटेल और एक इतने कम टाइम में नहीं मिलेगा। सो यू कैन वॉच दिस होल एंड इसके साथ साथ मैं तुमको एक चीज क्लियर कर दूं, इफ यू जस्ट वांट टू दिस लेक्चर इन एड फ्री मोड जहां पर तुमको कोई भी एड को फेस ना करना पड़े देन यू कैन जस्ट गो ऑन आवर ऐप और ऑन आवर वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके साथ साथ एक और चीज क्लियर कर दी जाए दैट इफ यू जस्ट वांट टू डाउनलोड दीज स्लाइड्स विच कैन एक्चुअली वर्क एज योर एग्जॉस्टिव नोट्स, ठीक है, तो वो भी तुम कर सकते हो। जस्ट गो ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर मेन वेबसाइट clarifyknowledge.in एंड देयर यू कैन जस्ट फाइंड द लेटेस्ट ब्लॉग आर्टिकल, ठीक है। थोड़े समय बाद मैं यहाँ पर उस डायरेक्टली ब्लॉग आर्टिकल की लिंक भी डाल दूंगा, सो उधर से कर सकते हो, ठीक है। बट स्टिल अभी अगर तुमको डाउनलोड करना है देन यू कैन जस्ट गो ऑन आवर वेबसाइट, उधर पे लेटेस्ट ब्लॉग आर्टिकल मेन पेज पे ही दिख रहा होगा, उधर से कर देना, ठीक है। सो बेसिकली यार देखो सबसे पहले तो इफ यू लाइक इट्स लाइक इफ यू आर जस्ट थिंकिंग दैट अभी जो हम एक चैप्टर के बारे में बात कर रहे हैं ना यूनियन पार्लियामेंट, तो ये एक फिक्शनल थिंग है, ठीक है, तो इस गलत फहमी में मत रहो, ठीक है। एंड इफ यू आर लाइक जस्ट थिंकिंग कि हाँ यूनियन पार्लियामेंट इट इज समवेयर रिलेटेड टू दैट कॉन्स्टिट्यूशन वाली किताब, ठीक है, सो हाँ ऐसा है बट स्टिल ये कोई एक किताब नहीं है, एक ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इट इज अ फुल फ्लेज्ड बिल्डिंग, ठीक है। यूनियन पार्लियामेंट इज अ बिल्डिंग सिचुएटेड इन दिल्ली और यहां पर यार बेसिकली पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जिनको बेसिकली तुम लोग एमपीज बोल सकते हो, ठीक है। सांसद की भी कैटेगरी में बोल सकते हो कि हाँ सांसद जो है एकदम सही वर्ड होगा हिंदी में, ठीक है। तो यहीं पर वो लोग जो है जाते हैं। अब तुम लोगों को क्या है ना कि यार यानी हमारे साथ इंडिया में क्या होता है कि बेसिकली जो पूरी पब्लिक होती है, ठीक है, वो एक किसी भी कैंडिडेट को चूज करती है एंड वो इलेक्शन जीत जाता है, तो वो वही जो इलेक्शन जीतता है वही व्यक्ति जो है ना यूनियन पार्लियामेंट में जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट द बेसिक्स। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है यार तुम्हारा यूनियन पार्लियामेंट इज अ बॉडी ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। अब भैया ये बात क्या हो रही है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव यानी जो कि इंसानों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि उस पर्टिकुलर एरिया की उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की जहां से वो जीता है इलेक्शन को, उस जगह के लोगों को जो है ना रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे यार तुम्हारी सपोज एरिया है झांसी, ठीक है, अब झांसी जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, और यहाँ से एक सांसद जी खड़े हुए हैं सपोज बीजेपी की पार्टी से, ठीक है, और अब इनको जो है ना यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले तो ये इलेक्शन को जो है जीत गए, ठीक है, ये इलेक्शन जीत गए, लोगों ने इनको जो है चूज किया और यानी ये जो एक उम्मीदवार थे अभी लेकिन प्रॉपर एक जो है ना कैंडिडेट से अब डायरेक्टली एमपी बन चुके हैं, ठीक है, इलेक्शन जीता तो अब ये एक एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट इज अ बॉडी और यू कैन से इट इज अ बिल्डिंग सिचुएटेड इन दिल्ली, ठीक है। और उसके साथ साथ देखो जैसे ही ये जीत गए तो अब ये तुम लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो जितने भी झांसी के लोगों ने इनको वोट किया, जिन्होंने नहीं भी किया, जिन्होंने किसी और को भी किया, बट स्टिल उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के सारे लोगों को ये रिप्रेजेंट करेंगे इन दी यूनियन पार्लियामेंट एंड देन आफ्टर दैट हु हैव द सुप्रीम पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नेंस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ऑब्वियसली यू नो अबाउट दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री और अब एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक कंट्री में इनका ही राज चलेगा। राज इन दी सेंस ऐसा नहीं कि हाँ यार डिक्टेटरशिप आ गई या ये रूलर बन गए या ये महाराज बन गए, ठीक है, राजा बन गए, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज समझो, देखो इसका मतलब ये है कि यार किसी भी एक स्टेट या फिर एक कंट्री को रन करने के लिए एक प्रॉपर गवर्नमेंट होती है और वही जो लोग उस गवर्नमेंट में होते हैं, ठीक है, जिनके पास अथॉरिटी ऑफ गवर्नेंस होती है, समझ रहे हो, वही इनको मिल गई है, वही एक सुप्रीम पावर है जो इनके हाथ में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद देखो यार फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सो बेसिकली देखो अभी इसके बारे में तुमको इतना नहीं पता बट स्टिल मैं बता रहा हूं। देखो इंडिया में क्या है ना, यू नो अबाउट इट कि हाँ इंडिया में एक तो होते हैं हमारे सीएम, ठीक है, एक हमारे सीएम होते हैं एंड एक हमारे जो है पीएम होते हैं, समझ रहे हो। एक हमारे सीएम होते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट एंड एक होते हैं प्राइम मिनिस्टर, जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। सो ये जो है हमारे अभी प्राइम मिनिस्टर हैं,
ठीक है। सो बेसिकली देखा जाए सो ही इज इट्स लाइक कि जो पूरी प्रॉपर गवर्नेंस है ये इनके अंडर आती है ऑफ होल नेशन, ठीक है, समझ रहा हो। तो ये प्राइम मिनिस्टर है एंड ही इज बेसिकली यू कैन से दैट ही इज द लीडर ऑफ द विनिंग पार्टी एंड नाउ करेंटली ही इज गवर्निंग द होल नेशन, समझ रहे हो। और उसके बाद ये जो सीएम होते हैं, ठीक है, लाइक यूपी के जो सीएम हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, तो उनके साथ क्या है ना कि यार देखो वो स्टेट पे रूल कर रहे हैं, ठीक है, ही इज बेसिकली रूलिंग ओवर अ स्टेट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर से जो है ना ये पूरे एक नेशन पे जो है रूल कर रहे हैं। तो इससे एक सही चीज ये होती है कि हाँ एक स्टेट पर भी पर्टिकुलरली एक पूरा जो है ना रूल चल रहा है और उसके ऊपर से यूनियन पर रूल चल रहा है। अब बेसिकली इंडिया है, ठीक है, इंडिया में एक्चुअली 29 स्टेट्स हैं, समझ रहे हो। तो उन 29 स्टेट जो कि एक सब पार्ट है, ठीक है, स्टेट है, उन पर सेपरेटली रूल चल रहा है, पर बट स्टिल उनके ऊपर से उस पूरे प्रॉपर सर्कल पर, ठीक है, जो है मोदी जी राज कर रहे हैं, वो एक नेशन पर राज कर रहे हैं, बट स्टिल एट द एंड जो स्टेट्स हैं वो एक नेशन की ही तो पार्ट है, ठीक है। सो बेसिकली अब देखो यार तुमने एक चीज सुनी होगी कि यूएसए, चाइना है, यहाँ पर प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, लाइक यूएसए की ही बात करें तो यहाँ पर प्रेसिडेंट है, कोई प्राइम मिनिस्टर एज सच है नहीं, ठीक है। सो इट इज अ बेसिक थिंग दैट यस वहां पर प्रेसिडेंट है, तो एक तरीके से तुम कह सकते हो दैट यस वहां पर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर बेसिकली यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मींस दैट द पावर्स आर ओनली एक्सेसिबल टू द सेंट्रल अथॉरिटी, यानी एक पूरे नेशन पर जो सेंट्रल अथॉरिटी है ना उसके पास सिर्फ पावर होती है। ऐसा नहीं है कि उस पूरे नेशन में जितनी भी स्टेट्स हैं उनके पास सेपरेटली ऐसा कोई एक मिनिस्टर या फिर एक ऐसा कोई जो है ना पर्सन नहीं बिठा रखा है जो कि वहां पर रूल कर रहा हो, ठीक है, गवर्नमेंट को रन कर रहा हो, ठीक है, बट स्टिल यू कैन से दैट इट्स लाइक इट इज अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, जो कि तुम कह सकते हो कि हाँ यार एक पूरा यानी एक नेशन है उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अलग सेपरेटली जगहों पर बिठा रखा है, बट यहाँ पर क्या कर रखा है कि तुमने एक पूरे नेशन पर एक सिंगल आदमी को बिठा दिया रूल करने के लिए। देन यू कैन बेसिकली से दैट कि उसके टेन्योर तक तो फिर वो राज ही कर रहा है क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इंडिया अडॉप्ट्स द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच इज अ क्वाइट गुड थिंग एंड उसके साथ साथ विच मीन्स द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री। यहाँ पर यार सीएम भी है हमारे यहाँ, पीएम भी है, बट स्टिल हम लोग मिलजुल कर रहते हैं और एक प्रॉपर गवर्नमेंट रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो बाकी सारी चीजें हो जाती हैं उनको साइड में रखते हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करता हूं, ठीक है, बट स्टिल जो एक प्रॉपर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन किया जा रहा है दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और इसलिए हमारे इंडिया में बेसिकली इंडिया अडॉप्ट्स द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में, ठीक है, सेंटर के बीच में पावर्स डिवाइडेड है, वेदर इट इज डन इक्वली और पार्शियली, बेसिकली दैट इज नॉट द पॉइंट, बट स्टिल हाँ पावर्स डिवाइडेड है, ठीक है। उसके साथ साथ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ड्रॉज देयर पावर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तुमने सोचा होगा ना कि हाँ भैया स्टेट के ऊपर किसी एक सीएम का जो है ना राज चल रहा है, तो वो यार इट्स लाइक वो कोई राज नहीं है, तुम भी कह सकते हो कि हाँ बेसिकली दैट पर्सन इज बेसिकली सर्विंग दैट पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है, क्योंकि एट द एंड उनके पास जितनी भी पावर्स हैं, ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि कुछ एज सच इलीगल पावर्स आ जाती हैं जो कि उनको डिक्टेटर बना देती, नहीं, दे बेसिकली ड्रॉज देयर पावर फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां पर उनको एकदम लेजिटिमेट पावर्स दी जाती हैं जो कि जरूरी होती हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट जब तुम बात करोगे कि हाँ ये ऐसा नहीं हो सकता ना, अब ऑब्वियसली कोई एक पूरे नेशन पे राज कर रहा है तो उसके पास थोड़ी ज्यादा पावर्स तो होंगी, तो हाँ यार होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यूनियन गवर्नमेंट प्रिवेल्स राज्यसभा ड्यू टू ग्रेटर स्ट्रेंथ। अब इसका मतलब क्या है, देखो एक तो यूनियन पार्लियामेंट है, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट में दो पार्ट्स हैं, ठीक है, अभी मैं यानी पहले से थोड़े से बेसिक्स क्लियर कर रहा हूं। यूनियन पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, ठीक है, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। अभी दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से बात करने वाले हैं एकदम डेप्थ में एंड एकदम डिटेल में, ठीक है, बट स्टिल एक है राज्यसभा जो कि बेसिकली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, एंड एक है लोकसभा जो कि बेसिकली पूरी यूनियन गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे कि तुम्हारे यहाँ के अभी जो सांसद होंगे वो यहीं लोकसभा में आकर के बैठते हैं, ठीक है, यहां पर ये यूनियन गवर्नमेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो अब बात कुछ ऐसी है यार, देखो कि पूरे नेशन से लोग जाने हैं, ठीक है, तो इसलिए लोकसभा में जो है ना स्ट्रेंथ ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है, यहां पर 552 मेंबर्स होते हैं, वेरेज इफ यू जस्ट कंपेयर यहां पर जस्ट आधे हैं राज्यसभा में, ठीक है। एंड दैट इज अ बेसिक पॉइंट कि यार यहां पर स्ट्रेंथ क्या है, वो कम है, ठीक है, स्ट्रेंथ यहां पर जो है बहुत कम है। एंड समझ ही सकते हो जहां पर मैन पावर ज्यादा है वहां पर स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो वहां की उस पूरे हाउस की जो है ना इट्स लाइक हाँ इट इज क्वाइट सिंपल कि कह सकते हैं कि वहां पर पावर्स ज्यादा है,
ठीक है। उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू द स्टेट्स इन राज्यसभा, ठीक है। अब बात कुछ ऐसी यार, ऐसा नहीं है कि राज्यसभा जो है ना आरएस से मैं इसे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है, तो वहां पर यूपी से भी सेम नंबर ऑफ लोग आ रहे हैं, बिहार से भी सेम नंबर ऑफ लोग आ रहे हैं, ठीक है, और एक और स्टेट हो गई लाइक गोवा, वहां से भी सेम नंबर ऑफ लोग आ रहे हैं, ठीक है। इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट, समझ रहे हो। यहाँ पर जो है ना ये इट्स लाइक हाँ यहाँ पर कुछ हो जाता है चीजों का, लेकिन इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब ये एक अलग ही चीज है, समझ रहे हो। स्टेट्स तो बना दी, उसके साथ साथ हमारे यहाँ 7 to 8 यूनियन टेरिटरीज भी हैं, यूटीज हैं। अब उसका मतलब ही यही है कि यूनियन टेरिटरीज मतलब यूनियन गवर्नमेंट ही इनको डायरेक्टली रन कर रही होगी, समझ रहे हो। तो ये भी एक एक्स्ट्रा पावर चली गई उनके हाथ में, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं डायरेक्टली तुम्हारे बहुत डिटेल में अबाउट लोकसभा, ठीक है। सो बेसिकली यार देखो लोकसभा इट्स लाइक हाँ बहुत जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। तो जो पूरी प्रॉपर कॉम्पोजिशन है, जैसे कि मैंने बताया था 552 मेंबर्स की, ठीक है, टोटल 552 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से स्टेट से 530 आते हैं। अब तुम्हारा थोड़ा सा दिमाग हिला होगा क्या भैया स्टेट से 530, तो यार देखो स्टेट्स में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ऐसी बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी पहले से डिवाइडेड है, ठीक है, समझ रहे हो, बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइडेड है, तो उधर से लोग आते हैं ना, समझ रहे हो। अब स्टेट्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकसभा या राज्यसभा एक ही किसी चीज का जो है चुनाव चल रहा होगा, वो किसी भी एक चीज का हो सकता है, एंड वहां से जो भी एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, ठीक है, जो भी एक कैंडिडेट होगा जो इलेक्शन वन करेगा, एंड उसके बाद वो यहाँ पर लोकसभा में आएगा, तो वो स्टेट से 530 मेंबर्स आते हैं। उसके बाद यूटी से यार तुम्हारे 20 मेंबर्स आते हैं, यानी जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, लाइक पौंडीचेरी एंड आफ्टर दैट अभी चंडीगढ़ को भी कह सकते हो, ठीक है, तो इधर से 20 लोग आते हैं, समझ रहे हो। तो बात ऐसी नहीं है कि स्टेट्स के जो लोग हैं वो सिर्फ राज्यसभा में जाएंगे, नहीं, इट इज नॉट एट ऑल लाइक दैट। स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव उनकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, ठीक है, यानी जो है तुम्हारे लोकसभा में भी जा रहे होंगे। एंड एक होती है तुम्हारी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, ठीक है, वहां से 2 मेंबर्स आते हैं। उसके साथ आगे बढ़ते हैं, देखो यार लोकसभा को तुम्हारा और बोला जाता है हाउस ऑफ पीपल। सो कहीं पर भी तुम्हारे एग्जाम में या फिर कहीं किसी बुक में या फिर किसी भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते टाइम अगर लिखा है दैट व्हाट इज हाउस ऑफ पीपल, ठीक है, तो यानी बेसिकली वो बात लोकसभा की ही हो रही है, ठीक है। लोकसभा को इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, ठीक है। अब टर्म इज ऑफ 5 ईयर, इसका मतलब क्या भैया, देखो कोई भी एक मेंबर आता है, ठीक है, सपोज तुम्हारे, देखो मैं तुमको एक बहुत सिंपल तरीके से समझाता हूं कि बात क्या है। यहाँ पर कोई एक मेंबर जाता कैसे, ठीक है, तुम्हारी सपोज एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है लाइक झांसी, ठीक है, झांसी है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हुए, समझ रहे हो, बहुत सारे, एक ए कैंडिडेट हो गया, एक बी कैंडिडेट हो गया, एक सी कैंडिडेट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ ना कि ए बी सी ने जो है चुनाव के लिए वो उतरे मैदान में। लोगों ने सपोज सोचा कि यार दिस बी कैंडिडेट इट्स लाइक ये बहुत ज्यादा सही इंसान है, ये हम लोगों को अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, तो इसको मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स मिले, एंड ही वन बेसिकली, ठीक है। तो अब ये जो है ना जीत चुका है, तो अब ये कैंडिडेट नहीं रह गया, अब ये रिप्रेजेंट करेगा दैट पार्टी, अब यानी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, समझ रहे हो, उस पूरी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक, कहां पर, इन योर पार्लियामेंट, ठीक है। समझ गए कि हाँ कैसे चीजें रन करती हैं। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आएगी कि भैया ये प्राइम मिनिस्टर कैसे बनते हैं, तो यार देखो जैसे कि तुमने देखा कि हाँ 552 सीट्स हैं सपोज, ठीक है। सो अब बेसिकली क्या होगा कि हाँ ऐसी 552 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे कि एक झांसी थी तो इस सेम में बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, तो जिस किसी भी एक पार्टी के, सपोज बीजेपी है, ठीक है, और यहाँ पर एक कांग्रेस है, ठीक है, एंड उसके साथ साथ अगर एक और जैसे एक आम आदमी पार्टी है, ठीक है, AAP, तो यहां पर देखो सिंपल सी बात क्या है कि जिसको भी मैक्सिमम नंबर ऑफ विनिंग कैंडिडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब सपोज जो बीजेपी है उनके 350 कैंडिडेट्स जीत गए, ठीक है, सो इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट दे हैव द लार्जेस्ट मार्जिन ऑफ विनिंग कैंडिडेट्स, तो इनकी सरकार बनेगी और इन्हीं पूरे एमपीज में से किसी एक इंसान को या फिर इसी पार्टी के किसी एक लीडर को जो है ना पीएम बना दिया जाएगा, समझ रहे हो। एंड दैट इज अ पॉइंट कि इस तरीके से पूरा चुनाव जो है होता है। अब उसके साथ आगे बढ़ते हैं, क्वालिफिकेशन फॉर अ मेंबर टू बी, यानी कोई भी एक मेंबर है, अब एक कोई कैंडिडेट ही आ रहा है तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशंस तो होंगी ही, तो यार उसकी एज एटलीस्ट 25 ईयर्स की होनी चाहिए, नॉट अंडर डेप्थ यानी कोई कर्जे में ना हो, नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट, नॉट शुड बी अ प्रोक्लेम्ड क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल ना हो, ठीक है। उसके साथ साथ अब एक बात आएगी दिमाग में, वैकेंसीज आर ओनली देयर इफ द मेंबर्स इज डिस्क्वालिफाइड और रिमेन्स एब्सेंट फॉर 60 डेज, यानी अब कोई भी एक एमपी
समझा, वो जीत गया, उसके अंदर थोड़ी सी अकड़ आ गई, एंड देन वहां पर यानी अब उसे कैसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, तो उसके लिए अलग से इंपीचमेंट के लिए कुछ अलग ही रास्ते होते हैं। बट स्टिल वैकेंसी कब आ सकती है भैया, अब जैसे कि 552 मेंबर्स का जो है ना प्रॉपर एक लोकसभा बनता है, ठीक है, लेकिन कभी ऐसा भी टाइम होगा दैट 550 मेंबर्स को कुछ ना कुछ वजह से कोई वैकेंसी आ गई, ठीक है, तो वो कब आती है, दैट इफ द मेंबर इज डिस्क्वालिफाइड, उसका इंपीचमेंट हो जाए। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए भी कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, अगर यानी कुछ ऐसी कंडीशंस मैट हो जाती हैं तो किसी भी एक कैंडिडेट को, एक मेंबर को, बेसिकली एमपी सांसद को जो है ना डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, और रिमेन्स एब्सेंट फॉर 60 डेज, यानी 60 दिन तक तुम लोग लोकसभा में गए ही नहीं, ठीक है, यानी जा ही नहीं रहे हो, तो तब भी तुमको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखो सेशंस की जब तुम बात करते हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल शुड एटलीस्ट हैव टू बी हेल्ड फॉर ट्वाइस अ ईयर। अब ये सेशंस क्या होते हैं बेसिकली यार, देखो जैसे कि हमारे यूट्यूब पर एक सेशन होता है, वहां पर हम लोग पढ़ाई करते हैं, बेसिकली ऐसे ही कुछ सेशंस होते हैं तुम्हारे हाउसेज में, पार्लियामेंट में, जहां पर पूरा जो है ना यानी एक नेशन का, स्टेट का पूरा, अब जो भी हो, ठीक है, पूरे एक नेशन का बिजनेस कंडक्ट किया जाता है, समझ रहे हो। एंड इससे ही तुम समझ सकते हो दैट यस सेशंस एटलीस्ट 2 साल में, यानी 1 साल में 2 बार होने चाहिए। कॉन्जिक्यूटिव मस्ट हैव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ। अब ऐसा नहीं है कि तुमने एक सेशन आज रखा, अगले दिन फिर से रख लिया, फिर 2 महीने बाद फिर से रख लिया, ऐसा नहीं है। किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में इट मस्ट हैव अ गैप ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ, यानी 6 महीने का गैप होना चाहिए, समझ रहे हो। अब बेसिकली अगर तुम्हारा एक सेशन 27 ऑफ अप्रैल पे हो रहा है, तो अब जो नेक्स्ट है वो 27 ऑफ नवंबर पर ही होगा, समझ रहे हो, बढ़िया। अब उसके बाद देखो यार, जनरली बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन इज देयर, यानी यही 3 सेशंस होते हैं। इसके लिए तुमको तुम्हारा फिर से थोड़ा सा दिमाग में तिगड़म जाएगी कि 6 महीने का गैप, ठीक है, तो इस सच में तुमको एक ही चीज बोलूंगा, इसको दिमाग से निकालो, ठीक है, नहीं तो एक हैसल हो जाएगा दिमाग के बीच में, एंड आई वांट कि ऐसा कुछ ना हो इस टाइम पर, ठीक है। अब यहाँ पर एक और चीज आती है, कोरम। तो अब ये कोरम क्या है भैया, देखो कोई भी एक सेशन है, अगर उसे कंडक्ट करना है, ठीक है, अब मैं भी बोल दूं कि यार कल वाले सेशन में यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम में सिर्फ 10 बच्चे आएंगे, जब मिनिमम 10 बच्चे आएंगे मैं तब ही करूंगा सेशन को, अगर 10 से कम आएंगे तो मैं बीच में ही खत्म कर दूंगा, नहीं पढ़ाऊंगा, या फिर उस सेशन को बीच में रोक देंगे, ठीक है। आई एम जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल, समझ रहे हो। तो हमने यहाँ पर क्या बात करी कि यार कोरम क्या है ना, यही एक कोरम हो गई कि मिनिमम 10 लोगों को आना पड़ेगा, समझ रहे हो। सो बेसिकली कोरम इट्स लाइक इट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखो मैंने यहाँ पर गलती से स्टूडेंट्स लिख दिया, मेंबर्स आएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर गलती से हमने स्टूडेंट्स लिख रखा है, समझ रहे हो। एग्जाम्पल में इतना खो गया था कि हाँ स्टूडेंट्स ही हो गया, चलो ठीक है, तो यानी ये थोड़ा सा जादू हो गया, वो अभी हाल चेंज हो गया, ठीक है। सो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है, स्टूडेंट्स भी बोल सकते हैं यार, वो भी एक तरीके से कि हाँ यूनियन पार्लियामेंट में आप कॉन्स्टिट्यूशन नाम की किताब पढ़ने जा रहे हो, ठीक है, हाँ मजा नहीं आया होगा जोक पे, बट स्टिल पढ़ो अभी। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी देयर इन हाउस टू कंडक्ट इट्स बिजनेस, ठीक है। तो बेसिकली इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हाँ 55 मेंबर्स वहां पर होने चाहिए एटलीस्ट, विच इज लाइक हाँ 10% ऑफ द मेंबर्स वहां पर होने चाहिए अवेलेबल, तभी कोई भी सेशन कंडक्ट किया जाएगा। अब उसके साथ साथ एक और चीज होती है, ठीक है, क्वेश्चन हार होता है तुम्हारे पार्लियामेंट में, व्हेन मेंबर आस्क क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, ठीक है। अब इस टाइम पर बेसिकली क्या होता है ना कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर समय में क्वेश्चन हार बना दिया जाता है, ठीक है, वहां पर जो है ना मेंबर्स एक दूसरे से कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट से बेसिकली क्वेश्चंस करते हैं। अब एक रूलिंग पार्टी की जो गवर्नमेंट है उसके जितने भी एमपीज बैठे हुए हैं, ठीक है, अपोजिशन वाले या फिर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बेसिकली जो है उनसे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हर एक दिन का फर्स्ट हार, ठीक है, फर्स्ट हार ऑफ एवरी डे इज अ क्वेश्चन हार, समझ रहे हो कि क्वेश्चन हार कौन सा दिन होगा, हर दिन का वो पहला घंटा, समझ रहे हो, फर्स्ट हार ऑफ एवरी डे। सो बेसिकली क्वेश्चन हार इज द फर्स्ट हार ऑफ एवरी डे, ठीक है, बढ़िया। अब उसके साथ साथ देखो यार, अब तुमको दिमाग में आएगी ना एक चीज कि यार भैया मेंबर्स क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, इसका एक कोई पर्टिकुलर राइट होगा ना जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड हो, या फिर हम उसे एक पर्टिकुलर नाम से बुला सके, तो यार उसको इंटरपेलेशन बोला जाता है, ठीक है, जो भी यानी ये राइट टू आस्क क्वेश्चन होता है इसको हम बेसिकली इंटरपेलेशन बोलते हैं। उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, तो यानी किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो स्टेड क्वेश्चन होगा जिसके ओरल आंसर्स दिए जाएं, यानी ओरली कोई क्वेश्चन पूछा एंड इनकाउंटर जो है ना एक इमीडिएट रिस्पॉन्स आया। उसके साथ साथ अनस्टेड भी हो सकते हैं जो कि एक रिटन क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसके रिटन आंसर्स आ रहे हो। उसके साथ साथ एक और होता है तुम्हारा शॉर्ट नोटिस ऑफ 14 डेज जो कि पहुंचाया जाता है, अब उसका आंसर आए ना आए इट इज नॉट एट ऑल लाइक मैंडेट, बट स्टिल समझ रहे हो, बहुत बढ़िया। उसके साथ साथ यार अब देखो कुछ मोशंस होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है तुम्हारे बोर्ड्स के परस्पेक्टिव से, ठीक है। सो बेसिकली तुम्हारे यूनियन पार्लियामेंट में कुछ मोशंस होते हैं, समझ रहे हो, मोशंस, बहुत ही बढ़िया। सो मोशंस होता क्या है, देखो
प्रपोजल्स मेड बाय एमपीज, एमपीज मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, टू टेक सम इंपॉर्टेंट मैटर इनटू डिस्कशन। यानी अब नॉर्मल बिजनेस चल रहा है, उधर से एक खबर आती है कि यार एक कोई जो है ना सिविल एक्सीडेंट हो गया, समझ रहे हो, सपोज यानी कुछ भी हो गया, बैंक रॉबरी हो गई समझ, ठीक है, एक बहुत ही बड़े लेवल की बैंक रॉबरी हो गई, ठीक है। नाउ देखा जाए तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिस पर बात की जाए। न्यूज चैनल मीडिया ने तो अपना काम शुरू कर दिया, ठीक है, लेकिन हाँ अब लोकसभा जो कि एक ऑफिशियल जगह है इन सारी चीजों को रिजॉल्व करने के लिए, वहां पर बात शुरू होगी। तो यार उस पूरे जो है ना नॉर्मल बिजनेस को साइड में रखते हुए, समझ रहे हो, नॉर्मल बिजनेस को साइड में रखते हुए जो हमने एक इंपॉर्टेंट मैटर था पब्लिक इंपॉर्टेंस का उसको उठाया, ठीक है, ये एक मोशन हो गया। इट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ मोशन जिसे हम एडजमेंट मोशन बोलते हैं, बट स्टिल ये ऐसे ही कुछ मोशंस होते हैं। अब जिसके बारे में अभी हमने बात करी ना कि हाँ नॉर्मल बिजनेस को साइड में रखते हुए किसी भी एक इमीडिएट पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली बात को उठाना, ठीक है, और पूरे हाउस की अटेंशन को वहां पर ड्रॉ करना, इसको बेसिकली हम कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोसीजर विच ड्रॉज हाउस अटेंशन ओवर अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस लीविंग असाइड द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस, ठीक है, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यार देखो इसके बारे में, ये क्या है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब ये एक अलग ही चीज है। देखो यार लोगों को लगा, ठीक है, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में समझा रहा हूं कि हाँ लोगों को लगा कि अभी हम जो भी एक कैंडिडेट को चूज कर रहे हैं ना, जो कि हमको बेसिकली रिप्रेजेंट करे इन दी लोकसभा, ठीक है, वो एक बहुत ही सही इंसान है, ठीक है, बट स्टिल शायद ना हो, यानी एक पूरी कमेटी ही ऐसी बन गई, समझ रहे हो, जिन्होंने कुछ ऐसी फॉल्ट्स को किया, यानी कुछ भी हो सकता है, इट्स लाइक हाँ हो सकता है, तो अब उनकी सरकार गिराई जा सके। तुमको ऐसा लगता होगा कि हाँ यार किसी की भी एक सरकार बन गई तो वो टेन्योर में, जो उनका एक प्रॉपर टेन्योर है ना 5 ईयर्स का, वो राज करेंगे उस टाइम पे, ऐसा नहीं है। अगर वो बीच में कोई भी एक ऐसी पब्लिकली गलती को कमिट कर देते हैं, मिस्टेक कमिट कर देते हैं, तो उनकी सरकार गिर सकती है, समझ रहे हो। यानी अगर अभी बीजेपी की सरकार चल रही है सो इट्स लाइक वो गिर सकती है अगर कुछ ऐसा गलत काम कर दिया जाता है, ठीक है। आई एम जस्ट टेकन एन एग्जाम्पल कि यानी कोई भी एक गलत काम हुआ, ठीक, तो किसी की भी सरकार गिर सकती है, यानी एक ऐसा ऑप्शन होता है, एक ऐसा बटन होता है, ठीक, यानी इट्स लाइक इट इज अ जोक, बट स्टिल मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि सरकार बन गई तो वो टेन्योर तक चले ही चले, वो गिराई जा सकती है अगर कुछ ऐसे डिस्क्वालिफिकेशंस वाली कंडीशंस को, क्राइटेरिया को मेट कर लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली एक होता है तुम्हारा नो कॉन्फिडेंस मोशन, प्रपोजल विच एक्सप्रेसेस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन अ मिनिस्ट्री, यानी जो भी मिनिस्ट्री अभी गवर्न कर रही है उसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है टू रन अ प्रॉपर गवर्नमेंट। इफ अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास्ड विद अ सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर्स एंड देन इट इज पुट टू वोट, ठीक है। ऐसा क्या हुआ, देखो तुम्हारी लोकसभा है, उधर पे कोई भी 50 मेंबर्स, इट माइट बी पॉसिबल कि हाँ वो ऑपोजिशन के हों, कोई एटलीस्ट 50 मेंबर्स ने क्या किया कि उन्होंने बोला कि यार हाँ अभी हम नो कॉन्फिडेंस मोशन को सरकार के खिलाफ जो है ना वोट में डाल रहे हैं। अगर वो वोट में यानी उनको मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वोट्स मिल गए, ठीक है, तो सरकार गिर जाएगी। इट इज अ प्रीटी सिंपल प्रोसीजर। तो अब देखो बात क्या है, यानी ऐसे ही नहीं हो जाता कि हाँ आज किसी ने वोट डाला और कल के दिन हो गया। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज तुम समझ सकते हो, ये एक बहुत ही ज्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है। ऑब्वियसली यार जो भी इंसान होगा, ठीक है, अगर लोकसभा है वहां पर 552 मेंबर्स हैं, समझ सकते हो इस चीज को तुम, दैट अगर 552 मेंबर्स हैं और एक कोई भी विनिंग पार्टी बनी है, ठीक है, क्या बनी है, कोई भी विनिंग पार्टी बनी है, समझ रहे हो, एक अगर कोई भी विनिंग पार्टी बनी है तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि यार मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑडियंस यानी बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ एमपीज तो उन्हीं के होंगे, समझ रहे हो। बीजेपी है, सपोज उनके पास 350 जो है ना एमपीज हैं, ठीक, 350 एमपीज हैं, 350 प्लस। सो इट्स लाइक यार हाँ 50 मेंबर्स ने वोट डाल भी दिया, बट स्टिल जो एक मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वोट्स चाहिए है, समझ रहे हो, वो तो कैसे ही आएंगे। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर, बट स्टिल ये हो जाता है, ऐसे हुआ भी है, ठीक है। तो अगर वही जो वोट डालते हैं और अगर उसमें मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वोट्स मिल जाते हैं तो वो जो है ना सरकार को फिर रिजाइन करना होता है, ठीक है। अब बेसिकली बात करते हैं अबाउट स्पीकर। अब ये क्या है भैया, देखो यार सी इट्स लाइक अगर 552 मेंबर्स हैं, सबके पास एक इक्वल पोजीशन है, ठीक है, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, सबके पास थोड़ी पावर्स भी हैं, यानी इक्वल पावर्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब उनके अंदर एक छोटी सी अकड़ भी तो होगी, यानी इट्स लाइक मैं तो बहुत कैजुअली बात कर रहा हूं, ठीक है। सो बात यहां पर क्या है ना कि बहुत सारे मेंबर्स हैं यार, उनको कंट्रोल करने वाला भी तो एक कोई प्रिसाइडिंग ऑफिसर होना चाहिए, तो वो होता है तुम्हारा स्पीकर, ठीक है। सो बेसिकली स्पीकर इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। अब इसका जो पूरा इलेक्शन है मैंने एक लाइन में खत्म कर रखा है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, ठीक है। इस लाइन को अगर तुम समझ लेते हो सो तुमको फालतू चीजों को नहीं रटना पड़ेगा। सो बेसिकली स्पीकर बनता कैसे है और कौन बनाता है,
सो इसके लिए मैं एक लाइन बोलूंगा, इलेक्टेड अमंग द एमपीज बाय एमपीज। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी लाइन थी ना, दैट स्पीकर जो भी होगा वो एमपीज में से ही कोई एक बन रहा होगा एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए। ठीक है, पूरा यानी जो अभी एक ड्यूरेशन है इस पर्टिकुलर लोकसभा का, ठीक है, उसके लिए बनाया जाएगा। और कौन चूज करेगा? एमपीज। सो इट्स लाइक इलेक्टेड अमंग द एमपीज बाय एमपीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब इनका टर्म कितना होगा। ऑब्वियसली यार देखो, लोकसभा में जो भी मेंबर्स आ रहे हैं उनका टेन्योर कितना है? 5 ईयर्स का। ठीक है, तो इनका टर्म भी कितना होगा? 5 ईयर्स का। इलेक्शन कैसे होता है? स्पीकर इज इलेक्टेड इन द न्यू मीटिंग ऑफ लोकसभा। जैसी कोई भी एक लोकसभा यानी नई नई बनती है ना सरकार, तब बनाया जाता है। एंड द स्पीकर इज इलेक्टेड अमंग द एमपीज एंड बाय द एमपीज। ठीक है, बढ़िया। अब बात कर लेते हैं यार अबाउट राज्यसभा। ठीक है, अब हम लोग राज्यसभा पे आ चुके हैं। सो बेसिकली देखो यार, राज्यसभा इज ऑल्सो नोन एज अपर हाउस। इसको बोला जाता है अपर हाउस। क्या बोला जाता है? अपर हाउस। इसकी कॉम्पोजिशन जैसे कि मैंने बोली थी, समवेयर इट इज लाइक, हाँ वो हाफ है एज कंपेयर टू दी कॉम्पोजिशन ऑफ लोकसभा। ठीक है, तो स्टेट में से 238 मेंबर्स आते हैं। ठीक है, यानी स्टेट्स जो हैं उसमें से 238 मेंबर्स आते हैं। मैंने एक चीज पहले ही क्लियर कर रही थी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। शायद यूपी से 60 मेंबर्स आ रहे हो, 60। एंड वहीं अगर तुम बात करो तो शायद गोवा से 1 मेंबर आए। समझ रहे हो? मैं तो यानी इट्स लाइक आई एम जस्ट टेकन एन एग्जांपल। ठीक है, उसके साथ साथ 238 यहां से आते हैं। 12 पीपल्स, इट्स लाइक दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट आर द पीपल्स। 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट आर द पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एटसेट्रा। ठीक है, तो वो यार जो है ना एमिनेंट पर्सनैलिटीज होती हैं फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट, साइंस, लिटरेचर एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो उनको जो है ना प्रेसिडेंट डायरेक्टली नॉमिनेट कर देते हैं कि हाँ आपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छे तरीके से काम किया है तो आप राज्यसभा के मेंबर बनेंगे। एंड उसकी वजह से जो है ना, यानी हाँ बेसिकली वो नॉमिनेट कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी फील्ड में अच्छा काम किया है। देन नाउ दे कैन डू वेल इन द फेवर ऑफ द पब्लिक। समझ रहे हो? बस यानी मस्त। ठीक है, सो बेसिकली देखो यार, यहाँ पर अब एक और चीज बोल रखी है कि हाँ क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। सो बेसिकली एज क्वालिफिकेशन इज 30 ईयर्स, एल्स एवरीथिंग इज सेम एज दैट ऑफ द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ लोकसभा। ठीक है, यानी लोकसभा में जितनी भी चीजें थी ना कि यहाँ नॉट शोड अंडर इट्स लाइक जितनी भी थी, ठीक है, कि यहाँ क्रिमिनल ना हो, डेप्थ में ना हो, समझ रहे हो, यानी कोई भी कर्ज में ना हो, क्रिमिनल ना हो, अनसाउंड माइंड के ना हो, कोई भी एक ऐसा इट्स लाइक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ना हो किसी भी गवर्नमेंट के। एंड इसी वजह से, ठीक है, सो इट्स लाइक बस एज 30 ईयर्स होनी चाहिए राज्यसभा के किसी भी कैंडिडेट की, बट स्टिल बाकी सारी चीजें लोकसभा वाले से सेम है। ठीक है, every year 1/3 of the members retires every second year। ठीक है, every 1/3 of the members, ठीक है, तो यहां पर हम लोग बोलेंगे एवरी को काट दो यार। ठीक है, सो 1/3 of the members retires every second year। अब इसका मतलब क्या है भैया? तो यार देखो अच्छे तरीके से समझना दैट इसका जो डिसॉल्व यानी इट्स लाइक राज्यसभा का भी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, अब तुमको समझ में आएगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, या स्टेटमेंट्स को नहीं पढ़ेंगे। राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे कि तुमने सुना ना कि लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन नहीं, राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। वो जैसा चलता हुआ आ रहा होता है वैसे ही चलेगा। ठीक है, सो बेसिकली बात क्या है, देखो जो तुम्हारे सीएम बन रहे थे वो तो वैसे भी जो है ना तुम्हारे एसएलए से लिए जाते थे, जिसके ज्यादा एमएलएज, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनका सीएम बनेगा। लेकिन यहाँ राज्यसभा एक थोड़ी अलग ही चीज हो जाती है। सो इट्स लाइक ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता है, इट कैन नॉट बी डिसॉल्व। और इसमें जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स है, सपोज 250 मेंबर्स हैं, ठीक है, तो इसमें से 1/3 ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, ये हर दूसरी साल में जो है रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, यानी जितने भी नंबर ऑफ मेंबर्स हैं उसका एक 1/3 पोर्शन हर दूसरे साल जो है रिटायर हो जाता है। ठीक है, टर्म इज ऑफ 6 ईयर फॉर एवरी सिंगल मेंबर, यानी अभी अगर तुम एंट्री ले रहे हो तो तुम 6 साल तक रहोगे, बट स्टिल तुम्हारे पहले जिन्होंने एंट्री ली थी 4 साल पहले, वो अभी तुम्हारे 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। समझ रहे हो ना? तुमने अभी एंट्री ली, ठीक है, तुम तो 6 साल बाद जो है रिटायर हो गए, बट स्टिल जिन्होंने तुमसे 4 साल पहले जो है ना एंट्री ली थी वो अभी 2 साल बाद रिटायर हो जाएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया। सो बेसिकली हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। ग्रेट। ठीक है, एंड आफ्टर दैट देखो यहाँ पर एक चीज, राज्यसभा एमपीज आर इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली। ठीक है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना जो स्टेट की, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाया सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसके बारे में बस इतना ही पता है, देन इट्स लाइक हाँ सफिशिएंट है। ठीक है, उसके बाद देखो अब बेसिकली अगर तुम लोग लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात कर लेते हो ऑफ यूनियन पार्लियामेंट,
ठीक है। अब यूनियन पार्लियामेंट की हम लोग लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में बात करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, यूनियन पार्लियामेंट में इट कैन मेक लॉज ऑन यूनियन लिस्ट, यानी एक जो यूनियन लिस्ट बनाई गई है उसमें जितने भी तुम्हारे नंबर ऑफ लॉज बनाए जा सकते हैं उस पे दे कैन मेक लॉज एक्चुअली, ठीक है। उसके साथ साथ दे कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन कॉन्करेंट लिस्ट, एक यानी जो पहले से कॉन्करेंट लिस्ट प्रिपेयर्ड है उसमें से भी जो है लॉज बनाए जा सकते हैं। And after that parliament can also make laws on subject not mentioned in any of the list and this power is known as residuary power, यानी एक ऐसा कोई तुम्हें लॉ क्रिएट करना है या फिर एक एक्ट क्रिएट करना है जो कि बेसिकली यार तुम्हारे किसी भी लिस्ट में प्रेजेंट नहीं है, तो वो भी हो सकता है एंड इस पावर को रेजिडुअरी पावर कहा जाता है। And after that parliament can also make laws on state list if there is a proclamation of emergency or Rajya Sabha passes a resolution of by 2/3 majority and declares that the matter is of national importance, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट में से भी यूनियन पार्लियामेंट लॉज बना सकता है, लेकिन कब? जब इमरजेंसी हो और राज्यसभा ऐसा डिक्लेयर कर दे विद द मेजोरिटी ऑफ 2/3 पोर्शन दैट यस यहाँ पर अभी जो भी लॉ बनाया जा रहा है इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। आफ्टर दैट ऑर्डिनेंसेस कैन बी पास्ड बाय द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द इमरजेंसी व्हिच हैज द सेम इफेक्ट एज ऑफ एन एक्ट, ठीक है। तो ये भी एक लेजिस्लेटिव पावर है यार। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ना पता हो तो प्रेसिडेंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनियन पार्लियामेंट, यहाँ पर मैंने इसलिए इंक्लूड नहीं किया था क्योंकि इट्स लाइक ये तुम्हारे अभी अलग चीज हो जाती थोड़ी, ठीक है। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट ओनली दैट यस ordinance can be passed by the president during the emergency which has the same effect as of an act, ठीक है। ordinances it's like yes they are the temporary acts but still कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसकी वजह से वो एक परमानेंट एक्ट भी बन जाता है और ऑर्डिनेंस की एक स्पेशल खासियत ही यही है दैट इट एक्ट एज अ परमानेंट एक्ट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यार ये एक ऑर्डिनेंस है तो उसका कोई एक्ट से कम का दर्जा है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली बात करते हैं देखो फिर से तुम्हारे लेजिस्लेटिव पावर्स के बारे में। सो बेसिकली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट a state of emergency is declared in the state and the parliament took the control in hand। अब इसका मतलब क्या है भैया? देखो यार, कोई भी एक सीएम था, उसकी पार्टी थी, वो स्टेट पर पूरा जो है ना गवर्नमेंट को रन कर रही थी, लेकिन वहां पर जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसका मतलब सिंपल सा ये है कि उनकी सरकार गिर जाती है, ठीक है। सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट ओनली कि अगर इन केस ऐसा कुछ होगा जहां पर कुछ ऐसा यानी डिसरप्ट हो जाती है तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, ठीक है, तो इन दैट केस बेसिकली क्या होने वाला है कि तुम्हारा जो पार्लियामेंट होगा, ठीक है, यूनियन पार्लियामेंट विल टुक द चार्ज ऑफ दैट स्टेट और उनका रूल वहां पर चल रहा होगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं फाइनेंशियल पावर्स के बारे में। सो बेसिकली द पार्लियामेंट पासेस द बजट कंटेनिंग द एस्टिमेट्स ऑफ रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर। एक प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर होता है जो बेसिकली जैसे तुम्हारा एकेडमिक ईयर होता है, तो एक फाइनेंशियल ईयर होता है। अभी जैसे बजट पास किया गया था, ठीक है। सो वहां पर चीज सिंपल है कि वहां पर जितने भी एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, जो भी रिसिप्ट्स पास होंगी, उनको पहले से ही दिखा दिया जाता है। जो भी एक एनुअल बजट पास होगा, ठीक है, जो भी एक एनुअल बजट पास होगा उसके बेसिस पे ही पूरे एक्सपेंडिचर किए जा रहे होंगे बाय द गवर्नमेंट फॉर नेशन, ठीक है। उसके साथ साथ यूज ऑफ वोट ऑन अकाउंट थ्रू विच एग्जीक्यूटिव्स कैन ड्रॉ फंड्स फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया अंटिल द बजट इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब ऐसा है कि यार देखो पार्लियामेंट ने भी बजट पास नहीं किया, लेकिन जो तुम्हारे मेंबर्स हैं उनको कोई भी जरूरत है, ठीक है, इट्स लाइक हाँ उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए ही बोल लो। सो बेसिकली दे कैन ड्रॉ देयर फंड्स फ्रॉम द यूज ऑफ वोट ऑन अकाउंट, ठीक है। ये एक अलग से चीज होती है जिसके थ्रू तुम कंसोलिडेटेड फंड से भी पैसे निकाल सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। सैलरीज ऑफ एमपीज एंड मिनिस्टर्स आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। अब जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, ठीक है, उनकी सैलरी ऑब्वियसली कौन देगा? जितने भी मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट है, यानी जो भी उनका पोर्टफोलियो हो बेसिकली, तो उनकी जो सैलरी होगी वो कौन देने वाला है? वो पार्लियामेंट देगा, ठीक है। उसके साथ साथ आगे बढ़ोगे, गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर्स आर मॉनिटर्ड बाय द पार्लियामेंट। जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है उनको बेसिकली मॉनिटर कौन करता है? पार्लियामेंट करता है। एंड गवर्नमेंट कैन नॉट मेक एनी एक्सपेंडिचर अंटिल एंड अनलेस द ग्रांट ऑफ पार्लियामेंट इज देयर। यानी ऐसा नहीं है कि यार अभी गवर्नमेंट ने मुंह उठाया कि हाँ चलो यार बेसिकली पूरी इंडिया को आइसक्रीम खिलवा देते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता, समझ रहे हो। इट्स लाइक मैं कैजुअली बात कर रहा हूं बट स्टिल इट इज नॉट अ जोक दैट गवर्नमेंट को जब भी लगा कि हाँ भी उनको जो है ना कोई भी एक एक्सपेंडिचर करना है तो उन्होंने कर दिया। सी इट्स लाइक उसमें
पार्लियामेंट का ग्रांट होना जरूरी होता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब बात करते हैं कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, तो अब ये एक अलग ही चीज है। देखो अब जो भी एग्जीक्यूटिव चल रहा है, जो भी यानी बेसिकली भी प्राइम मिनिस्टर है ना, तो उनकी एक प्रॉपर पार्टी है, तो उनके ऊपर कंट्रोल कैसे रखेगा पार्लियामेंट। सो बेसिकली पार्लियामेंट प्रैक्टिसेस द कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव बाय क्वेश्चन हार, जिससे इंटरपेलेशन के थ्रू वो क्वेश्चंस पूछते हैं 3 तरीके के। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कराया जा सकता है, एडजमेंट मोशन से पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली बात को उठाया जाता है, एंड आफ्टर दैट कट मोशन होता है जो कि पब्लिक फाइनेंसेस के वजह से जो है ना, यानी कट मोशन में बेसिकली पब्लिक फाइनेंसेस होते हैं ना, उस पर वो डील करता है। ठीक है, गुड। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यार देखो ऑर्डिनेंस के बारे में। सो बेसिकली अब ये ऑर्डिनेंस है क्या, ठीक है, ऑर्डिनेंस का फंडा क्या है यार। देखो मैं बताता हूं, मैं जब क्लास 10 स्टूडेंट था तो मुझे भी ये चीज बहुत ही बाद में समझ में आई थी, बट स्टिल मैंने यहाँ पर जब अपने नोट्स को प्रिपेयर किया था वही उस टाइम पर, तो मैंने कुछ ऐसी चीजें लिख दी थी कि हाँ यार ऐसे 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 कर देंगे ना तो इट्स लाइक इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बात है क्या, समझना अच्छे तरीके से, दैट ऑर्डिनेंसेस आर द टेम्पररी लॉज दैट आर प्रमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाता है, ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ यूनियन कैबिनेट। अब ये चीजें तुमको बाद में एट दी एंड पता पड़ेंगी कि प्रेसिडेंट की जितनी पावर्स होती है उसमें रिकमेंडेशन यूनियन कैबिनेट की ही होती है। ठीक है, बट स्टिल किसकी रिकमेंडेशन पे बनेगा, यूनियन कैबिनेट। यूनियन कैबिनेट क्या है भैया, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट होती है ना, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वही जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके एक पूरे ग्रुप को यूनियन कैबिनेट बोला जाता है। ठीक है, अब इसकी ड्यूरेशन में सबसे ज्यादा हमारा दिमाग खराब होता है। सो यार देखो 6 वीक्स इफ द पार्लियामेंट इज इन सेशन। अब मतलब क्या है, देखो यार पार्लियामेंट सेशन में है, ठीक है, पार्लियामेंट सेशन में, तो मतलब इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हाँ अगर वो सेशन में है तो अभी भी बातें हो सकती हैं। ठीक है, अगर वो सेशन में है तो बातें हो सकती हैं। ठीक, तो उस दौरान 6 हफ्ते तक जो है ना तुम्हारा ऑर्डिनेंस जो है उसकी ड्यूरेशन होगी, बेसिकली 6 वीक्स की ड्यूरेशन होगी ऑफ व्हाट, ऑफ योर ऑर्डिनेंस। बट स्टिल इन केस यार अभी अगर सेशन में नहीं है, ठीक है, सो अगर इन केस सेशन में नहीं है देन इन दैट केस अप टू 6 months ओनली इफ द पार्लियामेंट इज नॉट इन द सेशन, बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव सेशन इज एज मैक्सिमम एज 6 months। ठीक है, मतलब यार दो जो सेशंस होंगे, ठीक है, अभी एक सेशन 1 था, एक सेशन 2 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होता है कॉन्जिक्यूटिव्स में, तुमको बताया था 6 months का होगा एट लीस्ट। तो मैक्सिमम ऑर्डिनेंस भी कब तक हो सकता है, क्योंकि भैया पार्लियामेंट इज नॉट इन दी सेशन। ठीक है, सो अब इसमें क्या हो सकता है कि यस, हाँ इट्स क्वाइट सिंपल कि 6 months तक ये जो है ना एक्सटेंड हो सकता है। उसके बाद अब बात करते हैं यार देखो तुम्हारे कुछ एक्स्ट्रास के बारे में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंटी डिफेक्शन लॉ। इस पर 101% एक नया क्वेश्चन आने वाला है। तो देखो अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव टू बी पास्ड बाय 2/3 मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेस। यानी अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है, यानी कुछ भी चेंजेस करने हैं तुमको कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इन दैट केस जो तुम्हारे दोनों हाउसेज हैं उनकी 2/3 मेजोरिटी तुम्हारे जो है ना हित में होनी चाहिए। ठीक है, एंड आफ्टर दैट एंटी डिफेक्शन लॉ 1985 विच इज द 52nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यार देखो कुछ एक चेंजेस किए गए थे। अभी जैसे कि तुमने देखा होगा ना कि बेसिकली ज्योतिरादित्य सिंधिया वाला केस अभी तुमने कुछ पहले सुना होगा, कुछ समय पहले सचिन पायलट वाला केस तुमने राजस्थान से सुना होगा, तो ये केसेस तुमने सुन रखे होंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कोई एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ना एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो बेसिकली द पॉइंट इज दैट ओनली दैट यस इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट will be disqualified if he joins another party his elections and after his elections। ठीक है, यानी वो इलेक्शंस जो है ना जीते, वो एक कैंडिडेट से फुल फ्लेज्ड एमपी बन चुके हैं। ठीक है, एंड आफ्टर दैट जैसे ही उनका इलेक्शन ओवर हुआ देन ही relinquishes द पार्टी फ्रॉम विच ही गॉट द टिकट टू इलेक्शन। अब जिसकी वजह से भी यानी उनको टिकट मिला था, सपोज यानी वो बीजेपी के मेंबर थे। ठीक है, चलो अलग एग्जांपल लेते हैं, सपोज ही वाज द मेंबर ऑफ कांग्रेस। ठीक है, इन्होंने उन्हें टिकट दिया, ठीक, और ये जीत गए। ठीक है, ये जीत गए, ही वन। अब ये क्या है ना, एक एमपी है, लेकिन इन्होंने क्या किया कि इट्स लाइक अब एक वर्ड का यूज करते हैं विच इज लाइक गद्दारी करी। ठीक है, ये ट्रेटर निकले, तो इन्होंने क्या किया कि यार यहाँ पर इन्होंने इसे रेलिंक्विश किया और यहाँ पर अब इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। सो इन दैट केस ही विल बी डिस्क्वालिफाइड, जिसकी वजह से सच कुछ ना हो। ठीक है, यानी एमपीज बिके ना, समझ रहे हो, इट्स लाइक यस, समझ गए होगे। ठीक है, सो इट्स लाइक यस आया राम गया राम, हैशटैग आया राम गया राम। अब इसके बारे में यू कैन जस्ट मेंशन इट ऑन द इंस्टाग्राम, हैंडल इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये अगर तुम सेशन देखते हो तो प्लीज इस पे स्टोरी लगाना, मैं जो है ना फिर से मेंशन जो है तुमको करूंगा, और जो स्टोरी है उस पे यानी जो भी कहते हैं ना कि एक रिस्पॉन्स लगा दिया जाता है अपनी स्टोरी पे, मैं लगाऊंगा। ठीक है, सो बेसिकली जैसे ही तुम ये आया राम गया राम वाली बात को समझ जाओ, उसको स्टोरी में मेंशन कर देना, हम लोग देख लेंगे। ठीक, एंड दैट्स ग्रेट।
इस वाले सेशन में हमने हर एक चीज को समझ लिया है। ये एपिसोड में तुमने यूनियन पार्लियामेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर लिया है। अगर कुछ बचा हुआ था यार तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में उसे करने की कोशिश करेंगे। बट स्टिल ये जो नोट्स हैं इनको तुम डाउनलोड कर सकते हो बाय जस्ट गोइंग ऑन टू आवर वेबसाइट। वहां पर थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना, वहां पर एक आर्टिकल टाइप का कुछ आ रहा होगा, ठीक। एंड थैंक यू फॉर कमिंग, एंड अब मिलते हैं तुम्हारे नेक्स्ट एपिसोड में। सो बेसिकली वी ऑल मीट अप अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।